Assalamualaikum, welcome back to my channel Science Side. In this video we are going to solve the remaining questions from 2009 physics paper from Dow University of Health Sciences. क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो में मौजूद हैं। ये पास पेपर हमारे पास एनटीएस के पास पेपर हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है। फेसबुक पेज पे हमारे ये पास पेपर मौजूद हैं और आंसर की का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के सवाल। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके पास आया है ये सेम आपके पास बुक की प्रॉब्लम नंबर 4.1 है। बुक की फिज़िक्स बुक फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 से सवाल है। प्रॉब्लम 4.1 आपके पास एग्जैक्ट कॉपी होगी पेपर में आई है, कोई डिफरेंस नहीं है, डाटा बिल्कुल सेम है। आपके पास सवाल है अ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी रेशन to a standard party on a ground if the helicopter is traveling horizontally at 40 meter per second at a height of 10 meter above the ground, where does the package strike the ground relative to point at which it was released। डेटा बनाए। डेटा में आपके पास क्या चीज़ें गिवन है। हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट 40 मीटर पर सेकेंड। आपको VXI दिया है। VXI that is horizontal velocity 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड थिंग आपको दी हुई है हाइट। हाइट आपके पास दी हुई है 100 मीटर अबव द ग्राउंड, सो हाइट विल बी इक्वल टू 100 मीटर। मालूम आपको करना है खाली इसमें वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वॉज रिलीज, और जी की वैल्यू आपको गिवन। आपको इस सवाल में खाली रेंज मालूम करनी। यहाँ पे हमने डाटा में चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं, ये चीज़ें आपको इसलिए लिखी हुई हैं कि रेंज मालूम करनी है। VXF क्या होगा, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, वो सेम होगी इनिशियल के, क्योंकि आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी सेम रहती है। और VYF दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू हाइट, जो वेलोसिटी फाइनल होगी वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्स इनिशियली जो है वो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे आपके पास VYF जो है वो VYI जो है इनिशियल वो ज़ीरो। तो हमें सिंपली रेंज मालूम करनी है, और रेंज में हमें बेसिकली रेंज इज़ व्हाट, रेंज इज़ बेसिकली द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है स्पीड का फॉर्मूले से ड्राइव करके, दैट इज़ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी और द स्पीड ओवर स्पीड मल्टीप्लाई बाय द टाइम। आपको सिंपल करना क्या है कि आपके पास वेलोसिटी तो दी हुई है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, तो पहले आपको टाइम मालूम करना होगा। टाइम मालूम करने के लिए हमने यूज़ की है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ H इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक ही जगह G पुट करेंगे, VI आपको गिवन है, हाइट भी आपको गिवन है, टाइम आपने इस तरह से निकाल लेना है इस इक्वेशन से। VI चूँकि ज़ीरो था तो आपके पास ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट की और आपका टाइम आ जाएगा 4.517 सेकेंड। अब इसको आप पुट कर देंगे डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में। V आपके पास 40 मीटर था, जो हम 40 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि आपने इसमें देखें ये दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपने ड्राइव कर लिया, रेंज आपके पास आ गई 180.68 मीटर, दैट इज़ करेक्ट आंसर इस यहाँ पे 180.7 मीटर। तो आपके पास आंसर D विल बी द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा लंबा सवाल है, लेकिन आप इसीलिए ये कहती हूँ मैं कि जो चैप्टर के प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको एक दफ़ा नज़र ज़रूर मार लीजिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी वही सेम कॉपी होके आ जाती हैं आपके पास। तो आपको आंसर अगर आपको याद होंगे या आपकी नज़रों से गुजरे होंगे तो आसानी रहेगी आप लोगों को। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 32। ये चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के, और ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम 6.4 है आपके पास बुक की। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बुक के न्यूमेरिकल्स, बुक की जो एग्जाम्पल्स हैं और प्रॉब्लम है उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अक्सर आपके पास वो बिल्कुल कॉपी होके आए हुए होते हैं। तो इसमें आपके पास सवाल क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द मून इज़ 27% ऑफ द अर्थ रेडियस, इट्स मास इज़ 1.2% ऑफ अर्थ मास,
फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सिंपल, आपके पास डाटा में अगर आप देखें तो डाटा में रेडियस दिया हुआ है मून का 27% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मास मून का दिया हुआ है 1.2% ऑफ रेडियस मास ऑफ द अर्थ, और आपको बेसिकली ये तो वेट वाला चीज़ जो है मैंने वो बुक से उतारा है क्वेश्चन, तो बुक में आपको वेट भी मालूम करने का बोला है, लेकिन इस सवाल में आपको खाली जो है वो जी की वैल्यू मालूम करनी है मून की सरफेस पे। सिंपल, जी का फॉर्मूला आपको पता है, G/ME/RE²। उससे पहले आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर लें इन पॉइंट्स की फॉर्म में। 27% to 27/100 is 0.27% of the radius of Earth. Mass will be equal to 0.012% of mass of Earth. अब आपको सारी वैल्यूज़ आपको पता है। जी की वैल्यू आपको मालूम करने के लिए हमने सिंपली क्या किया है, जी on the gravitation on the surface of the moon will be equal to capital G mass of the moon and radius of the moon का स्क्वायरिंग। सिंपल वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा, ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी इक्वल टू 1.613 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हुआ क्या है, इसमें आपके पास हमने जी की वैल्यू यहाँ इसलिए पुट नहीं की क्योंकि आपके पास मास ऑफ अर्थ और RE ये आपके पास ऐसे गिवन है। हमने सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक जगह कर दिया और G/ME/RE² एक जगह, और ये हमारे पास वैल्यू होती है अर्थ की ग्रेविटेशन, क्योंकि हमने यहाँ मास ऑफ अर्थ है, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाएगा और वो 9.8 होता है। वैल्यू पुट करें तो ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून आपके पास आ जाएगी। आपके सवाल में सिर्फ इतना ही है। वेट वाली चीज़ मैंने इसलिए मेंशन की है क्योंकि ये आपके बुक की सॉल्व एग्जाम्पल जो बुक की प्रॉब्लम है उसमें वेट का भी मालूम करने को बोला हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें आपको बोला हुआ है दो कैपेसिटर आपको दी हुई है, C1 दैट इज़ कैपेसिटेंस 1 दी हुई है 2 माइक्रोफैरड, C2 आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड, कनेक्टेड इन द सीरीज अक्रॉस अ 100 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। सीरीज़ का केस है, C1 और C2 आपको दिया हुआ है, आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है। सिंपल सा सवाल है, हमें पता है C1 की वैल्यू 2 दी हुई है, C2 आपके पास 4 है। इन सीरीज़ योर फार्मूला इज़ 1/C + 1/C1 + 1/C2। सिंपल से आपको इसको कंप्लीट करना है और C की वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइक्रोफैरड। दैट्स ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास चैप्टर नंबर 3 से आई है और ये एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम 3.2 कॉपी होके आई है। सेम सवाल है। इस सवाल में ही देख लें, इस पेपर में आप देखें तो 3 प्रॉब्लम आपके पास एग्जैक्ट बुक वाली आएंगे, इसलिए बुक के क्वेश्चंस को एक नज़र मार लीजिएगा ताकि आपको आंसर्स याद हो जाएं और नज़र से गुजरने में हो तो ऑप्शन देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सवाल आपके पास है, कार इज़ वेटिंग एज अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन द सिग्नल टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट ahead with a constant acceleration of 2 meter per second. At the same time, bus traveling with a constant speed of 10 meter per second overtake and passes the car. How far beyond its starting point will the car overtake the bus? सिंपल सा सवाल है, आपको चैप्टर नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 3.1 आपके पास है, ये कॉपी होके आई हुई है। आपने करना सिर्फ इतना है, डेटा बनाए आप लोग। सॉरी, प्रॉब्लम 3.2 है ये। बस के लिए आपके पास वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। कार के लिए आपके पास क्या चीज़ें गिवन है, एक्सेलरेशन दी हुई है और VI दिया हुआ है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड एंड VI इज़ 0 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। मालूम आपको करना है, हाउ फार बियॉन्ड इट स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। डिस्टेंस आपको मालूम करना है। ये बुक के मैंने लिखा है तो बुक में आपको फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी थी, लेकिन इस सवाल में चूँकि हमें सिर्फ डिस्टेंस मालूम करना है तो हम सिर्फ डिस्टेंस तक डिस्कस करेंगे। यूज़ करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले हमें डिस्टेंस के लिए
बस का अलग डिस्टेंस निकालना होगा, कार का अलग डिस्टेंस निकालना होगा। बस के लिए हमारे पास चूँकि सिर्फ वेलोसिटी दी हुई थी तो हम यूज़ करेंगे वी टी। सो बस के लिए एस विल बी इक्वल टू 10t एंड दैट विल बी अवर इक्वेशन 1। सेकेंड, कार के लिए हमने यूज़ किया, कार में हमें दिया हुआ क्या है, कार में हमें एक्सीलरेशन दी हुई और वी आई दी हुई, तो हमने यूज़ कर लिया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिया है आपके पास 0 है तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। हाफ यूज़ किया, ए आपके पास 2 गिवन है एंड टी स्क्वायर, तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो एस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को हमें सिंपल कंपेयर करना है जिससे हमारे पास वैल्यू ऑफ टी आ जाएगा। हमने सिंपल दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, 10t विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, सो टी विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। टी आ गया तो हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस मालूम करना था बस का, तो हमने बस की इक्वेशन के अंदर टी को पुट करना है, दैट इज़ एस विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय टी 10, तो एस विल बी इक्वल टू 100 मीटर। तो ऑप्शन ई आपके पास करेक्ट आंसर है, दैट इज़ 100 मीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 36 में है, और क्वेश्चन नंबर 36 और 37 आपके पास एक ही न्यूमेरिकल के दो पार्ट में दिए हुए हैं। आपके पास सवाल जो है वो एक है, उसमें से दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं इन्होंने, जिसको क्वेश्चन नंबर 36 और 37 दिया हुआ है। सवाल आपके पास आया है चैप्टर नंबर 15 से, आपके पास आया है ये सवाल। सवाल में आपसे पूछा हुआ है, अ बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम, इट इज़ कनेक्टेड टू अ 2.6 ओम रजिस्टर थ्रू अ सिंगल पोल सिंगल थ्रो चैनल। तो आपको एक डेटा अगर हम बनाएं, डेटा में आपको EMF दी हुई है 6 वोल्ट, स्मॉल आर आपके पास है 0.4, कैपिटल आर है 2.6 और V दैट इज़ हमें मालूम क्या करना है इसमें। पहले में लिखा है, पहला सवाल आपके पास है, when the switch is open the potential difference between the terminal of the battery is dash volt। जब हमें पता है ये सवाल बगैर सॉल्व कर ही निकलेगा, जब आपके पास स्विच ओपन होता है, स्विच ओपन के केस में V जो है वो E के बराबर होता है, तो जो आपके पास E गिवन है दैट इज़ EMF 6 वोल्ट, वही आपके पास V होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ 6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, जब आपके पास स्विच क्लोज हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ इन द वोल्ट। अगर स्विच क्लोज हो जाए तो फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जब आपके पास स्विच क्लोज होता है तो फॉर्मूला होता है V का E-IR। ठीक है, हमने सिंपली क्या करा, V विल बी इक्वल टू E-IR। इसमें हमें अगर डेटा देखें, E गिवन है, स्मॉल r गिवन है, कैपिटल R गिवन है, लेकिन I नहीं दिया हुआ, तो हमें I की वैल्यू निकालनी होगी। I की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली V की जगह IR लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास कैपिटल R वाला रेजिस्टेंस होगा। फॉर्मूले को अरेंज करेंगे आप तो I विल बी इक्वल टू A/R प्लस R एंड I विल बी इक्वल टू 2 ओम। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। करंट आपके पास 2 आया है, आर आपको गिवन था पहले से 2.6, तो करेक्ट आंसर विल बी 5.2 वोल्ट्स। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज़ क्वेश्चन नंबर 39। ये आपके पास छोटी सी इक्वेशन बनानी है, हमें इसको समझना पड़ेगा और इससे इक्वेशन हम बना सकते हैं। अ बॉल इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ v, strike a bob of simple pendulum at a rest. The mass of the bob is equal to the ball. If the collision is elastic, the ball will rise to a height. ये आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसमें ये इलास्टिक कोलिजन का केस है, दो बॉडीज़ हैं, एक आपके पास बॉल है, दूसरा आपके पास बॉब है। इनका मास जो है वो बिल्कुल सेम है। बॉब जो है इनिशियली रेस्ट पर मौजूद है,
बॉल आपके पास आके इससे स्ट्राइक करेगी। अब आपको बताना है कि बॉब कितनी हाइट तक राइज करेगा। तो ये इलास्टिक कोलिजन का केस है व्हेन टू बॉडी ऑफ सेम मास, वन एट अ रेस्ट एंड अदर इज मूविंग विद द सम वेलोसिटी, स्ट्राइक टू द बॉडी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रेस्टिंग बॉडी। तो रेस्टिंग बॉडी की वेलोसिटी तो वही वेलोसिटी हो जाती है जो आपके पास मूविंग बॉडी उससे आके स्ट्राइक करी है, लेकिन हमें इसमें पूछा हुआ है हाइट मालूम करनी है हमें। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो आपके पास हाइट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन, दैट इज़ 2GH विल बी इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हमें बॉब का निकालना है। बॉब की VI तो हमें गिवन है क्योंकि हमें बताया हुआ है कि बॉब इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो बॉब की VI हो गई आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड। बॉब के लिए फ़ाइनल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है जब तक हम एच कैसे निकालें। फ़ाइनल वेलोसिटी आपको पता चलेगी इस केस से कि ये एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का केस है। तो आपके पास बॉब की फ़ाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जब आपके पास बॉब इनिशियली रेस्ट पे था, बॉल ने आके उससे स्ट्राइक किया विद वेलोसिटी v, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v, दैट इज़ बॉल इज़ मूविंग। सेम मास है, बॉल का मास जो है वो बॉब के मास के बराबर है। जब दो बॉडी सेम मास की होती हैं, एक बॉडी आपके पास रेस्ट में होती है, दूसरी मूव कर रही होती है वेलोसिटी से, आके स्ट्राइक करती है, तो पहली वाली बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है और सेकंड बॉडी मूव करना शुरू कर देती है सेम वेलोसिटी से जो कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी। तो बॉब की वेलोसिटी वही हो जाएगी जो कि बॉल की वेलोसिटी थी। तो फाइनल वेलोसिटी फॉर द बॉब विल बी v, VF विल बी इक्वल टू v। अब आप इसकी हाइट निकाल सकते। सो हाइट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 0 हो गया ये, और अपॉन 2g। सो h विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपके पास इक्वेशन थोड़ी सी है, थोड़ा सा समझने की चीज़ है, इलास्टिक कोलिजन का केस है, और फिर आपको उससे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी जिसको आपने सिंपल थर्ड इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लेना है। इसके साथ हमारे पास 2009 के पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने 2010 के पेपर्स अपलोड करना है, इसी तरह सारे पेपर्स हम अपलोड करते जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।